हाय एंड स्क्वेरियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम होपिंग आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, सारे सेशंस देख रहे हो। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में भाई, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, एज यू कैन सी। ओके, एंड पर्टिकुलरली आज हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या कहता है भाई, हमें ये रिएक्शन गिवन है और हमें इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। सारे आप ऑप्शंस चेकआउट कर लो, ऐसे वाली फॉर्म में हमें बताना है, ठीक है। तो हमें बहुत बेसिक सी चीज़ क्या पता है कि जब भी हमें रिएक्शन गिवन है, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, से AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD, ठीक है। दिस इज जस्ट अ बेसिक रिएक्शन, ऑलराइट। तो इसके लिए हम डिफरेंशियल रेट लॉ बेटा कैसे लिख सकते हैं, -1 बाय स्मॉल a। यहाँ पे जो स्मॉल ABCD हैं वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल C और कैपिटल D जो हैं, अच्छा यहाँ पे ज़रा इसको CC कर देते हैं भाई, CC, ठीक है। C और D जो हैं, कैपिटल C और D वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो इट विल बी रिटन एज -1 बाय A dA बाय dt will be equal to -1 by small b into dB by dt. This will be equal to +1 by small c. मैम अब ये प्लस क्यों आया अभी बताते हैं। तो बच्चे जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स हमेशा कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा फॉर्म होते हैं। तो ये नेगेटिव साइन दर्शाता है कि जो रिएक्टेंट्स है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है कि बच्चे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये बन रहे हैं, ये फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये डी बाई डी टी बेटा क्या दर्शा रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई टाइम, यानी कि रेट, है ना। इसमें एक और नोटिस करने वाली क्या बात है कि सिर्फ -dA बाई डी टी या -dB बाई डी टी या +dC बाई डी टी या +dD बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। लेकिन जब आप इसको कोरिस्पोंडिंग स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तब जाके वो रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। इज दिस ऑल राइट। तो यहाँ पे आप इस बात को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ A बात करूँ, सो यू विल से दैट रेट ऑफ रिएक्शन, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बाई A मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, यानी कि -dA बाई dt। इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में और आराम से बस हमें इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। तो बच्चे वो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट विल बी -dH2 बाई dt, राइट, -dH2 बाई dt will be equal to -dI2 by dt minus change in concentration of I2 by time, ठीक है, will be equal to +1 by 2 change in concentration of HI, जिसको हम लिखेंगे DHI। D क्यों, क्योंकि हम एक बहुत छोटे इंटरवल के लिए, एक इंस्टेंट इंटरवल के लिए इसको हम लिख रहे हैं। अगर हम कोई बड़ा चेंज दर्शाएंगे तो हम D की जगह डेल्टा का यूज करेंगे, ठीक है। सो या बस अब देखो, अगर तुम चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर A और B में H2 और I2 में आप देखो नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ, और मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम ऑप्शन नंबर A तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिएक्टेंट वाले टर्म में नेगेटिव साइन नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर B भी नहीं हो सकता, ठीक है। C ऑप्शन की बात करते हैं, -2dH2 बाई डी टी। आप बोलोगे मैम ये तो कैसे ही आएगा, है ना। चलो एक बार को इसको स्किप करते हैं और ऑप्शन नंबर D को देखते हैं।
माइनस DH2/dt मैम सब सही चल रहा है, माइनस DI2/dt सब सही चल रहा है, माइनस DHI/dt ये तो गड़बड़ हो गई। प्रोडक्ट में तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे मैम ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, पर सी भी कैसे आ रहा है? देखो अब ये ना हमें ऑप्शन को देख के जज करना पड़ता है ना। अगर मैं इस 2 को इधर लेफ्ट साइड में भेज दूं तो क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी जो ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज -2 DH2/dt है ना, इज इक्वल टू -2 DI2/dt, DI2/dt दिस विल बी इक्वल टू नाउ जस्ट DHI/dt। ये अब किसके इक्वल हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI/dt। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो अभी देखो ये एग्जैक्टली क्या बन गया है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए ये है हमारा सही जवाब। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने काफी सारी चीजें समझ ली हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द रेट लॉ फॉर योर रिएक्शन A plus B gives us C plus D is given by the expression K into A। ठीक है, the rate of reaction will be, यानी कि अच्छा देखो यहाँ पे जो हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग पता चल रहा है दैट इज कि रेट इज इक्वल टू K। वी हैव गॉट टू नो दैट, चलो यहाँ पे देखते हैं इसको, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यानी कि जो रेट है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इस बात को भी लिख लो भाई, इस बात को भी लिख लो, that rate of reaction increases, rate of reaction increases as temperature increases, as temperature increases। ठीक है भाई, now तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। डबल्ड ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो सिचुएशन हमें गिवन है रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी से, तो ये भी नहीं हो सकता। हाफ्ड ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ, बिल्कुल अगर आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन आधी कर दी, A/2 कर दी, तो जो रेट है वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो है हमारा सही जवाब। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives us 2NH3, द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शंस देखते हैं। हमें अगर आप नोटिस कर पाओ तो DNH3/dt वाली टर्म को रिलेट करना है N2 और H2 के साथ, है ना। जब भी आपके पास ऐसे किसी टाइप का क्वेश्चन हो, हमेशा आपको क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पहले उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस विल बी -dN2/dt, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है भाई? रिएक्टेंट है, तो समय के साथ कंज्यूम होगी, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन। सो -dN2/dt विल बी इक्वल टू -1/3 DH2/dt, change in concentration of hydrogen by change in time. It will be equal to, ये क्या हुआ? It will be equal to +1/2, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। It will be equal to what? DNH3/dt, correct? This will be equal to DNH3/dt। तो बस अब क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस में हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई चेंज है तो वो कैसे हमें गिवन है।
1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू -dN2/dt। पहला ही ऑप्शन जो है देखो वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा सही जवाब। अगर आप बाकी के ऑप्शंस चेक करो तो देखो NH3 के साइड पे नेगेटिव साइन है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होते हैं, इसीलिए हम वहां पे पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। सो DH2/dt 3H2/dt, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है, हाइड्रोजन के पास तो होना है ना यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्यों? क्योंकि हम रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। -dN2/dt ये ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, नहीं, इट विल बी 1/2। जो हमारा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, 1/the स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। The rate of reaction for a certain reaction is expressed like this। तो हमें अब की बार क्वेश्चन जो है वो रिवर्स हो गया है ना, हमें डिफरेंशियल रेट लॉ गिवन है और उससे हमें रिएक्शन बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसके साथ भी नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है वो हमारा रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा होगा, और जिसके भी साथ पॉजिटिव साइन है वो हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 1/3 dA/dt, यानी कि जो A है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। पहले सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देख लेंगे, ठीक है। -1/2 dB/dt, माइनस साइन है, यानी कि B क्या होना चाहिए हमारा रिएक्टेंट। सिमिलरली C के साथ भी क्या है, नेगेटिव साइन है, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं मैम अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। A के नीचे जो कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है 3, तो यानी कि ये जाएगा ऐसे 3A। C के नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स इट इज जस्ट 1, राइट, इट इज जस्ट 1, करेक्ट। प्लस B के साथ नीचे क्या लिखा है, 2, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2B + C विल बी गिविंग अस 3A, है ना। तभी तो आप इसके लिए जो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखोगे तभी तो आप ऐसे लिखोगे ना, -1/2, इसके लिए कैसे लिखोगे, -1/2 dB/dt विल बी इक्वल टू -dC/dt, और अगर A के टर्म्स में लिखेंगे तो +1/3 dA/dt, तभी तो देखो ये निकल के आएगा। समझ में आया हमने ऐसे क्यों किया? तो ये देखो एग्जैक्टली हमारे पास वही चीजें निकल के आ गई हैं। सो आवर रिएक्शन इज 2B + C विल बी गिविंग अस 3A। 2B + C गिव्स अस 3A। ऑप्शन नंबर डी जो है देखो वो मैच हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट चॉइस। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स अस 3C + D, ठीक है। Which of the following does not express the reaction rate? हमें बताना है कौन अब की बार एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो हमारा सही जवाब होगा। तो चलो भाई आगे बात करते हैं। We have 2A + B gives us 3C + D। तो A C B D चलो हर किसी के टर्म में लिखा हुआ है, तो पहले क्या करते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ लिख के देख लेते हैं। तो देखो भाई रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव साइन आएगा, सो दिस विल बी -1/2 dA/dt विल बी इक्वल टू, अगर B के टर्म्स में लिखोगे सो जस्ट -1/1, तो सिर्फ माइनस है, -dB/dt। क्यों? क्योंकि A और B जो हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है। दिस विल बी इक्वल टू +1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, यानी कि dC/dt, इट विल बी इक्वल टू प्लस जस्ट dD/dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। तो देख लो भाई कौन सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा। -1/2 dA/dt
ये तो ठीक है, ये तो करेक्ट है। -1/3 dc/dt। अब देखो सब कुछ सही है, बस किसने गड़बड़ कर दी? इस नेगेटिव साइन ने, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है, इसने गड़बड़ कर दी। सही है, ये क्या होना चाहिए था? +1/3, क्योंकि वो प्रोडक्ट है इसलिए। बाकी सब ठीक है, -db/dt एंड dd/dt। सो ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसीलिए वो हमारा सही जवाब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन द रिएक्शन 3a गिव्स अस टू बी रेट ऑफ रिएक्शन प्लस db/dt इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें बताना है सिर्फ db/dt किसके इक्वल होगा। तो देखो हमें हमेशा क्या लिखना है? पहले रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, हमें हमेशा क्या लिखना है? पहले रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट की अगर बात करें, सो इट विल बी -1/3 dA/dt, करेक्ट? इट विल बी -1/3 dA/dt will be equal to +1/2 change in concentration of B over dt, करेक्ट? हमें क्या चाहिए? सिर्फ dB/dt। तो अगर हम इस 2 को यहाँ पे भेज देंगे तो बच्चे ये क्या बन जाएगा? In that case this will become -2/3 dA/dt. It will be equal to what? जस्ट प्लस dB/dt। जस्ट आपने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज किया है और आपने कुछ नहीं किया। क्लियर है? सो वी गेट -2/3 dA/dt, -2/3 dA/dt। पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकल के आ जाता है। ठीक है, आई बिलीव कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ओके, RCl plus NaOH gives us ROH plus NaCl is given by rate is equal to K into concentration of RCl। यानी कि जो रेट है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके हिसाब से वेरी कर रहा है? RCl के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज, स्टेटमेंट्स पढ़ के डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। increased by increasing the temperature of reaction, yes। तो ये तो हमेशा ही बच्चे वैलिड होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। unaffected by the change of temperature, नहीं। halved by reducing the concentration of RCl by 1/2, ये भी यहाँ पे ठीक बात है कि अगर हमें बच्चे गिवन है कि जो रेट है, जो हमें रेट गिवन है, इट इज इक्वल टू K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl। अगर हम यहाँ पे RCl की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना। यू कैन सी हियर, आपको ऑलरेडी रेट लॉ के अकॉर्डिंग गिवन है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सही है, डबल्ड बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। अब यहाँ पे हमें नहीं गिवन, ये देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि रेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर है, हमें नहीं पता ये बात, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही जवाब नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं, ए और सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है रेट कॉन्स्टेंट? टेम्परेचर के ऊपर। दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग विच रन्स इनटू योर माइंड, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, बाकी इन तीनों चीजों पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन एक्सटेंट, इन पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। Which one of the following statements for order of a reaction is not correct? ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज गलत है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यार ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्डर इज समथिंग विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली। ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, order of reaction is equal to sum of powers of concentration terms in the differential rate law। बिल्कुल ठीक बात है यार ये।
दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऐसा किसने बोला? ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. ठीक है, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. तो क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसीलिए हमारा सही जवाब हुआ. ठीक है, it is not affected with the stoichiometric coefficient of the reactants, right? It is not affected. But जो order of reaction है वो कोई होल नंबर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर है? सो या आगे बढ़ते हैं. The rate of the reaction 2N2O5 gives us 4NO2 plus O2 can be written in 3 ways. देखो आपको ऑलरेडी गिवन है माइनस dN2O5/dt. ये सब कुछ देखो आपको N2O5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 के टर्म्स में आपको गिवन है. सो वी हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डैश एंड K एंड K डबल डैश. तो यानी कि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है और इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और थर्ड के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है. तो देखो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ लिख के देखते हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? देखो -1/2 dN2O5/dt, dN2O5/dt ये मिलेगा हमें. एंड दिस विल बी इक्वल टू +1/4 dNO2/dt, +1/4 dNO2/dt. ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे गिवन सिचुएशन को देखो तो हमें गिवन है -dN2O5/dt इज इक्वल टू K इंटू N2O5, है ना. सो आई कैन राइट इट एज या फिर dNO2/dt, दोनों ही चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना. K इंटू N2O5 माइनस dN2O5/dt, आई कैन राइट इट एज व्हाट, दिस विल बिकम 1/2 इंटू K N2O5, है ना. K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, सही है. माइनस dN2O5/dt को हमने इससे रिप्लेस कर दिया. ठीक है भाई, हमने ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से इसको रिप्लेस कर दिया. ठीक है, फर्दर इट कैन बी रिटन एज, अभी देखो dNO2/dt कैन बी रिटन एज K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, राइट. सो आई कैन राइट इट एज 1/4 और dNO2/dt को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? K डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 से. ठीक है, तो अगर आप देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? हाफ K इज इक्वल टू K डैश बाय 4. सो बेसिकली वी हैव गॉट दैट K/2 इज इक्वल टू K डैश बाय 4, राइट. यानी कि 4K इज इक्वल टू 2K डैश अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो 4K इज इक्वल टू 2K डैश, करेक्ट है. तो यहाँ से K कितना आ जाएगा? K विल बी इक्वल टू, अच्छा हमें K डैश बताना है पहले. सो K डैश विल बी इक्वल टू 2K, करेक्ट. आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैट K डैश इज इक्वल टू 2K. ठीक है भाई, तो हमें पहले ही चीज मिल गई. तो K डैश इज इक्वल टू 2K, K डैश इज इक्वल टू 2K. तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, हमें ये पता चल गया, करेक्ट है. सब कुछ यहाँ से इरेज कर देते हैं. सो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता, है ना. अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डबल डैश. ठीक है, तो चलो आगे के इक्वेशंस को देख लेते हैं भाई. यहाँ पे देख लेते हैं इसको, सही है. सो नाउ वी हैव, इन दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? वॉट कैन बी से? -1/2 dN2O5/dt, dN2O5/dt विल बी इक्वल टू, O2 के टर्म्स में हमें लिखना है. सो दिस विल बी प्लस dO2/dt. सो दिस विल बी प्लस
so this will be plus dO2 by dt. आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. अभी देखो माइनस dN2O5 by dt को हमने क्या लिखा है, K into N2O5, करेक्ट. तो इसको एज इट इज लिख देते हैं भाई. सो दिस विल बी 1/2 और माइनस वहां पे चला गया, माइनस dN2O5 by dt. इट कैन बी रिटन एज K into कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. एंड dO2 by dt इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 into K डबल डैश, करेक्ट. फिर से आप यहाँ पे देखो N2O5 और N2O5 जो है ये कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास क्या बचा, K/2 इज इक्वल टू K डबल डैश. K/2 इज इक्वल टू K डबल डैश, ठीक है. तो देखो हमें दोनों का रिलेशनशिप मिल गया है ना. दिस इज K डबल डैश नॉट N, K डबल डैश. तो देखो आपको दोनों चीजें पता चल गई. K डैश इज इक्वल टू 2K एंड K डबल डैश इज इक्वल टू K/2. तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा है. तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है. जल्दी से देख लो और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. What will be the rate equation for the reaction 2x plus y gives us z if the order of reaction is 0? तो हमें क्या लिखनी है, रेट इक्वेशन लिखनी है. अभी देखो हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है, राइट. रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू, अच्छा देखो सपोज अगर ये हमारा जो रिएक्शन भी है, सो इसके लिए आप रेट कैसे लिखोगे, के करेक्ट है इंटू 2x रेज टू पावर 0 एंड y रेज टू पावर 0. यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x और y पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना. तो आप यहाँ पे बस बोलोगे कि मैम रेट इज इक्वल टू के. आप क्या बोल सकते हो, रेट इज इक्वल टू के. और वही देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है. दैट्स इट, खत्म हमारा क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी the order with respect to A is 2 and order with respect to B is 3. The concentrations of both A and B are doubled. The rate will increase by a factor of. अच्छा देखो initially हम rate को बच्चे कैसे लिख सकते हैं, we can say according to question that rate is equal to K. A के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, the order of reaction is 2, right. और B के हिसाब से द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3. सही है. अब अगर हमने दोनों ही कॉन्सेंट्रेशंस, A की भी कॉन्सेंट्रेशन और B की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, डबल कर दी. तो देखो ये क्या हो जाएगा, K इंटू 2A रेज टू पावर 2 एंड दिस विल बिकम 2B रेज टू पावर 2. दिस विल बिकम 2B रेज टू पावर 2, करेक्ट. तो देखो तो जो हमारा रेट डैश, जो नया रेट निकल के आया वो क्या आएगा, देखो K इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 2 रेज टू पावर 2, करेक्ट. एंड दिस विल बी, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3. So this will become 2 raised to power 3 which is 8, right. So this will be 8 into B cube, correct है. तो ये क्या बन जाएगा, 4 into 8 is 32. So I can write it as 32 and हमारे पास क्या क्या बचा, K A2 B3 है ना. अगर अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, this is the new equation, rate dash, this is equation number 1 and this is equation number 2. तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि
किस फैक्टर से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ा है। तो देखो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b क्यूब से b क्यूब, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 32, है ना। सो इट हैज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 32। आप क्या बोल सकते हो, रेट हैज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 32, ठीक है। रेट हैज इंक्रीज्ड, आप क्या बोलोगे, रेट हैज increased by a factor of 32। जल्दी से ऑप्शंस देखिए, मुझे बताओ कौन सा सही जवाब है। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर अ रिएक्शन दिस I नेगेटिव प्लस OCl नेगेटिव gives us IO negative plus Cl negative, ठीक है। In an aqueous medium, the rate of reaction is given by like this: DIO negative is equal to K I negative OCl negative divided by OH negative की concentration। तो हमें बताना है overall order of the reaction. So it is equal to the sum of powers, right? जो कि एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है। और देखो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1। तो आप कैसे बोलोगे, जस्ट सिंपली हमें क्या कैसे निकालना है भाई, पावर्स को देखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम क्या बोल सकते हैं, 1 + 1 है ना, जो न्यूमरेटर में है वो तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी 1 + 1, और जो डिनोमिनेटर में पावर है तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी -1, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई जो रेट है वो कितना निकल के आ रहा है बेटा, आप इसको बोल सकते हो दैट इट इज इक्वल टू I नेगेटिव रेज टू पावर 1, ठीक है, OCl नेगेटिव रेज टू पावर 1, ठीक है, OH नेगेटिव रेज टू पावर -1, है ना। तो आपने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, ऐसे समझ लो इसको। सो 1 + 1 -1, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1। सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। तो सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय which step? The sum total of rates of all intermediate steps? No. The average of the rates of all intermediate steps? No. The rate of the slowest intermediate step? अभी देखो, एक रिएक्शन है, ठीक है, वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, तो उसका रेट, उसकी स्पीड किस बात पर निर्भर करेगी, कि जो उसका स्लोएस्ट स्टेप है, अगर वो बहुत ही स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होगा, है ना। और जो उन इंटरमीडिएट स्टेप्स में से सपोज जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो किस बात पे डिपेंड करता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो हमारा स्लोएस्ट इंटरमीडिएट स्टेप है उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ स्लोएस्ट इंटरमीडिएट स्टेप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन N2O5 gives us 2NO2 plus half O2। तो हमें ऑलरेडी एक रिएक्शन गिवन है। द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 मीन्स हमें कौन सी वैल्यू बच्चे गिवन है, सिर्फ -dN2O5/dt। समझे, ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी बात की थी। सो दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज 6.25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, with along with the units, ठीक है। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 विल बी। तो अब हमें क्या बताना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बतानी है, प्लस dNO2/dt
प्लस DNO2/dt, हमें ये वैल्यू बतानी है, और हमें क्या बताना है, प्लस DO2/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हमें इनके वैल्यूज बताने। कैसे बताएंगे, जब भी आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन हो, आप इसको डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते हो, हमें हमेशा पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। और इस इक्वेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे, वी विल से दैट माइनस, लेट्स चेंज द कलर, सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस DN2O5/dt, माइनस DN2O5/dt। अब देखो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 भी है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 1/2 DNO2/dt, DNO2/dt, and this will be equal to 1 divided by 1/2। आप इसको कैसे बोलोगे, 1 divided by 1/2 DO2/dt। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस। अभी देखो हमें ये वैल्यू कितनी गिवन है, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 25 इंटू 10 रेज टू पावर -3। हमें क्या चाहिए, DNO2/dt, तो हमें इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे वैल्यू मिलेगी सिर्फ और सिर्फ किसकी, DNO2/dt की। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, करेक्ट, तब जाके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, जस्ट DNO2/dt की। क्लियर है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 6.25 नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी और डी देखो, 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -2, बिल्कुल सही बात है यार, यही वैल्यू निकल कर आएगी। तो सी या डी हो सकता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी हाउ मच, 1.25, लेट्स चेंज द कलर टू ब्लू। ठीक है, तो ये DNO2/dt ये किसके इक्वल बच्चे निकल के आ जाएगी, 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, DNO2/dt। ठीक है, सिमिलरली अब हम DO2/dt कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1/2, सो बेसिकली दिस बिकम्स 2, राइट। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड में भेजोगे, सो दिस विल बिकम 1/2, है ना, दिस विल बिकम 1/2। सो आप बोल सकते हो दैट DO2/dt will be equal to how much, it's going to be equal to 6.25 into 10 raised to power -3 divided by 2, this time it's going to be divided by 2, यानी कि it will be 3.125 into 10 raised to power -3, so this will be 3.125 into 10 raised to power -3। तो अगर आप वैल्यूज देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब आ जाता है। समझ में आया, आई गेस यस। फिर भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, फिर हम उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3A गिव्स अस 2B, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB/dt। अब देखो यहाँ पे जो ये प्लस dB/dt है, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। ठीक है, अब हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए भी हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा मैम, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं भाई रेट ऑफ रिएक्शन। सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1/3 dA/dt, -1/3 dA/dt will be equal to +1/2 dB/dt, करेक्ट। अब देखो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, प्लस dB/dt की। तो इस 2 को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम -2/3 dA/dt
और ये किसके इक्वल निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस डी बी बाई डी टी के. दिस विल बी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी. इज दैट क्लियर? तो देखो भाई, आंसर मैच करो, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं. -3/2 नहीं, वी हैव -2/3 डी ए बाई डी टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. देख लो भाई जल्दी से. आई गेस इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द वेज एज फॉलोज. ठीक है, और हमें रिएक्शन बताना है. तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया है ना, जिसमें हमें डिफरेंशियल रेट लॉ गिवन है और हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन बताना है. सही है. तो जहाँ पे भी नेगेटिव साइन है वो तो है रिएक्टेंट, और जहाँ पे है पॉजिटिव साइन वो है प्रोडक्ट. तो पहले क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है. +1/2 डी सी बाई डी टी, यानी कि ये है हमारा प्रोडक्ट, माइनस डी. ठीक है, माइनस के डी के साथ जो है वो माइनस है, तो डी हुआ हमारा रिएक्टेंट. 1/4 डी ए बाई डी टी, ए के साथ है पॉजिटिव साइन, यानी कि ए हुआ हमारा प्रोडक्ट. ठीक है, बी के साथ है नेगेटिव साइन, यानी कि बी हुआ कौन, बी हुआ हमारा रिएक्टेंट. ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता चल गए. अब हमें क्या पता करना है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है, डी के साथ देखो, वी हैव इट इज डिवाइडेड बाय 3, सो दिस बिकम्स 3D. बी के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, सो इट इज जस्ट 1. सी के साथ क्या लगा हुआ है, 2, राइट, 1/2, यानी कि दिस विल बी 2C. और ए के साथ क्या लगा हुआ है, 4, सो दिस विल बिकम 4A. दिस विल बिकम व्हाट, इट विल बी 4A. ठीक है, सो आवर रिएक्शन इज 3D plus B gives us 2C plus A, 2C plus 4A. तो B plus 3D, बिल्कुल सही है यार. ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जैक्टली यही है. B plus 3D gives us 4A plus 2C. सो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है हमारा सही जवाब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives us 2HI, द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज. अब देखो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि D की जगह डेल्टा के फॉर्म में. D हम कब यूज़ करते हैं, जब हम छोटे चेंज के बारे में बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज के बारे में बात करते हैं. और डेल्टा हम कब यूज़ करते हैं, जब हम थोड़े बड़े चेंज के बारे में बात करते हैं. एक्सप्रेशन हम एग्जैक्टली वैसे ही लिखते हैं जैसे अभी तक लिखते हुए आए हैं. ठीक है, तो चलो अगर हम इसके लिए लिखने की कोशिश करें जो हमें रिएक्शन गिवन है तो क्या होगा. सो दिस विल बी माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा change in concentration of I2 by delta T, and this will be equal to +1/2, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होते हैं. सो +1/2, और आगे हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट 1 मिनट. सो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI बाई डेल्टा T. ठीक है, तो चलो ऑप्शंस मैच करते हैं. I2 और H2 के साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगे हुए, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स के साथ नेगेटिव साइन का होना ज़रूरी है. क्यों, क्योंकि मैम वो दिखाता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो टाइम के साथ कम हो रहे हैं. सो नन ऑफ दीज अभी हम बता नहीं सकते. माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा T, देखो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा सही जवाब. क्लियर है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई. द रिएक्शन 2x gives us y plus z would be zero order reaction when. तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही कब होगा, जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे निर्भर करेगा ही नहीं, है ना. तो rate remains unchanged at any concentration of y and z. No,
रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x। बिल्कुल ठीक बात है यार ये, कि चाहे x की कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो, जो हमारा रिएक्टेंट है, चाहे उसकी कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो, रेट को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द राइट चॉइस। आगे बात कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। ठीक है, हमें वैल्यू गिवन है dNH3/dt की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ dH2/dt वुड बी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगेन हमेशा क्या करना है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन गिवन है तो हम बोलेंगे -dN2/dt will be equal to -1/3 dH2/dt। करेक्ट है, dH2/dt will be equal to +1/2, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, +1/2 dNH3/dt, dNH3/dt ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल मैम, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी गिवन है, dNH3/dt की, प्लस dNH3/dt की। क्या वैल्यू गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, सो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, dH2/dt की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मैम dH2/dt will be equal to 3/2 times this value. It will be equal to 3/2 times this value, है ना। माइनस साइन हम अभी छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ वैल्यू की बात हमें बतानी है। और माइनस साइन सिर्फ क्या दिखाता है कि हाइड्रोजन कम हो रहा है, कि जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है। तो देखो यार, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 3 × 10⁻⁻⁴। सेम यूनिट्स में बात कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है यूनिट्स में। सो दिस इज विच यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेक करो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ रिएक्शन 2NO gives us 2H2, 2NO + 2H2 gives us N2 + 2H2O. The possible mechanism is this. ठीक है, ये एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा कौन सा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमेशा इस बात को याद रखना, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप। सो ये कौन सा हुआ, पहले वाला, करेक्ट है। तो हमें इसके बारे में क्या बताना है, व्हाट इज द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि रेट किसके इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट रेट विल बी इक्वल टू N2O2 + H2, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो रेट विल बी इक्वल टू N2O2 एंड H2⁴। ठीक है, ये तो हो गया रेट, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, पावर ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स। करेक्ट, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, सो देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, इज दिस ऑल राइट, आई थिंक या दैट्स ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेट कांस्टेंट ऑफ 2 रिएक्शन इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी देखो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज गिवन है, और उसके आगे अगर आप देखो तो यूनिट्स गिवन है ना। तो यहाँ पे पहले एक चीज सीखते हैं कि हम कैसे रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हैं। ठीक है, एक इजी तरीका देखते हैं। तो देखो भाई, हमें क्या पता है कि मैम जो रेट है
rate is equal to like the constant K multiplied by the concentration of reactants. Let's keep it X, okay? Raised to the power order of reaction, है ना? N is the order of reaction. तो ऐसे ही होता है कि जो भी मैम ये N हुआ वो है order of reaction, करेक्ट? तो देखो रेट क्या होता है? रेट होता है मैम कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, है ना? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम. अभी हम यूनिट कैसे निकालें इसके बारे में बात करना है. तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम. हमें के की यूनिट्स चाहिए, हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं. एक्स जो है वो भी कॉन्सेंट्रेशन ही है ना? एक्स इज ऑल्सो व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू पावर एन. सही है. तो देखो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन से मैम द यूनिट्स ऑफ के, the units of K I can write as concentration raised to power 1 minus n, है ना? over time के यूनिट, जो भी इसका यूनिट होगा वो किसका यूनिट आ जाएगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट और रेट कांस्टेंट का, है ना? जैसे कि अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम क्या बोल सकते हैं? n विल बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट? हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू जीरो. तो ये क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू पावर 1 बाय टाइम, है ना? तो यानी कि जस्ट ये क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन के क्या यूनिट्स होते हैं? मोल पर लीटर, और नीचे टाइम, टाइम के क्या यूनिट होते हैं? सेकेंड. तो ये बन जाएगा पर सेकेंड. तो इसके लिए आप क्या बोल दोगे कि यूनिट्स क्या निकल के आ जाएंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड. आ गए ना यूनिट्स? ठीक है. अगर आप बात करते हो सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो देखो 1 minus 1 इट विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? सो n विल बी इक्वल टू व्हाट? 1. सही है. तो ये जस्ट क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू पावर 0 ओवर टाइम का यूनिट, करेक्ट है? कॉन्सेंट्रेशन एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1 एंड टाइम इज सेकेंड, करेक्ट? तो ये क्या बन गया? पर सेकेंड. तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बारे में, तो उसके यूनिट क्या होते हैं? सिर्फ पर सेकेंड, राइट? अभी चलो और आगे बात कर लेते हैं एक डिफरेंट कलर में. लेट्स यूज मेक हियर, ठीक है? जब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो देखो ये क्या बन जाएगा? 1 minus 2 यानी कि -1 टोटल, करेक्ट? फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो आप क्या बोल सकते हो? n इज इक्वल टू 2, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट रेज्ड टू पावर -1 बाय टाइम का यूनिट, दैट इज सेकेंड. चलो अभी इसको यहाँ पे टाइम में लिख देते हैं, बाय टाइम. सही है. कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू पावर -1. वैसे कॉन्सेंट्रेशन के क्या यूनिट होते हैं? मोल पर लीटर, राइट? मोल पर लीटर. पर अभी वो -1 पावर है, तो बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? मोल -1 लीटर 1, है ना? पर सेकेंड एज इट इज. तो ये बन जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, है ना? तो अभी देखो अगर आप दोनों के यूनिट्स चेक करो, पर सेकेंड यानी कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. concentration raised to power 0 it was, correct? So this was first order reaction. ठीक है भाई? हाँ. So the second one, the per second, it is the first order reaction and the first one liter per mole per second, liter per mole per second. ये क्या हो गया? second order reaction. तो हमारा सही ऑर्डर क्या हुआ? सेकेंड एंड फर्स्ट. ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही जवाब. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. फॉर अ केमिकल रिएक्शन X gives us Y, okay? The rate of reaction increases
by a factor of 1.837 when the concentration of X is increased by 1.5 times. The order of reaction with respect to X is. अब देखो इसको कैसे करना है. अच्छा क्वेश्चन है. X gives us Y, ठीक है. सो अगर हम इनिशियल रेट के बारे में बात करें से R1, तो वो क्या होगा, जस्ट x k इंटू एक्स, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है. जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x को 1.5x कर दिया, ओके, हमने इसको क्या कर दिया, 1.5x कर दिया, तो जो हमारा the order of when the concentration of X is increased by 1.5 times, तब क्या हुआ, the rate of reaction increases by a factor of 1.837. तो हम क्या बोलेंगे कि अभी इसकी क्या वैल्यू हो गई है, 1.837 टाइम्स R1, करेक्ट. इनिशियल वाला, ये फाइनल वाला, ठीक है. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. एंड दिस विल बी दी लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N, है ना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N, जो भी हमें नहीं पता, ठीक है. तो देखो ये क्या बनेगा, 1.5 रेस टू पावर N और X रेस टू पावर N, करेक्ट है. दिस विल बी 1 over 1.837 is equal to x raised to power n. ये आपको दिखाने के लिए आई एम राइटिंग, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 raised to power n and this will be x raised to power n. So you have to open that, इसको ध्यान रखना, तब जाके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, करेक्ट है. तो यहाँ से what can I say, 1.5 raised to power n is equal to 1.837. तो यहाँ पे दिस इज योर होमवर्क, n की जब आप वैल्यू निकालोगे वो क्या निकल के आ जाएगी, 1.5. सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हियर इज 1.5, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस, ठीक है. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें गिवन है, ठीक है. The rate of appearance of bromine, rate of appearance of bromine बेटा क्या होगा, just dBr2 by dt, dBr2 by dt, correct. This is the rate of appearance of bromine is related to the rate of disappearance of bromide ions as following, यानी कि Br negative, dBr नेगेटिव बाय dt, ठीक है. ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है हमें ये बताना है. तो अगेन हमें इसके लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ दो ही चीज़ें इन्वॉल्व हमें करनी है, एक Br2 और एक Br नेगेटिव. तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ इन्हीं के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है. तो ये क्या निकल के आ जाएगा, -1/5, या इसको ना इधर की साइड पे लिख लेते हैं, -1/5 dBr नेगेटिव बाय dt, dBr नेगेटिव बाय dt will be equal to, it's going to be equal to what, +1/3 dBr2 by dt, dBr2 by dt. सही है. हमें यहाँ से बताना है dBr2 by dt किसके इक्वल होगा, राइट. dBr2 by dt किसके इक्वल होगा. तो अगर हम इस 3 को राइट साइड में भेजते हैं ना, इस 3 को राइट साइड में भेजते हैं, तो दिस विल बिकम -3/5, करेक्ट है. इस 3 को यहाँ से हटा के और हम कहाँ लेके जा सकते हैं, इधर. सो दिस विल बिकम माइनस एज इट इज -3/5 dBr नेगेटिव बाय dt. तो देखो भाई क्या निकल के आता है हमारा जवाब, dBr2 by dt +5/3, नहीं भाई ये नहीं हो सकता, +3/5 ये नहीं हो सकता, -3/5
dBr नेगेटिव बाय dt। तो देखो ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो अभी हमने हमारा सोल्यूशन निकाला है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 2H2 plus 2NO gives us 2H2O plus N2 which has rate this is। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या बताना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है। तो उसके लिए यार हमें पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए एंड वी कैन सी हियर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाउ मच? 1 + 2, है ना। हमें यहाँ पे रेट गिवन है एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर विल बी द सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स 1 + 2 दैट इज 3। सही है। और अभी हमने सीखा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। जस्ट अभी हमने सीखा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स रेज़ टू पावर 1 - n। n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवर टाइम, टाइम के यूनिट्स। ठीक है, तो देखो फॉर अस n इज इक्वल टू 0 हियर, n इज इक्वल टू 3 हियर, है ना। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, दिस बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स रेज़ टू पावर 1 - 3, राइट। 1 - 3 बाय टाइम का यूनिट, करेक्ट है। तो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर -2। सो दिस विल बी व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स रेज़ टू पावर -2 ओवर टाइम का यूनिट, करेक्ट है। कॉन्सेंट्रेशन के बेटा वैसे यूनिट्स क्या होते हैं मैम? मोल पर लीटर, करेक्ट है। यहाँ पे अब की बार -2 है, सो दिस विल बी व्हाट? इंस्टेड ऑफ मोल पर लीटर this will become mole -2 liter 2, right, per second, second -1। तो देखो ये आ गए आपके यूनिट्स। तो देखो मोल -2 L2 S -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाता है हमारा सही जवाब। क्लियर है? तो आई थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन A एंड B द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A is 2। हमने एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन कुछ देर पहले भी किया है ना। एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B is 3। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड, द रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। तो देखो इनिशियली जो हमारा रेट था, ओके, इट वाज इक्वल टू K। A के हिसाब से जो ऑर्डर था वो था 2, B के हिसाब से जो ऑर्डर था वो था 3। ठीक है, कुछ देर बाद हमने क्या किया, जो नया रेट निकाला उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन दोनों के लिए क्या कर दी? डबल कर दी। ठीक है, सो दिस विल बिकम 2A रेज़ टू पावर 2 एज इट इज, 2B रेज़ टू पावर 3 एज इट इज। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दिस विल बिकम व्हाट? K 2 × 2, 2 raised to power 2 basically is 4. So this will become 4 into A square. Okay. And this will become 2 cube, right, which is 8, correct? So this will be 8 into B cube. Alright. So this becomes 8 into 4, that is 32. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 32। और आगे क्या बचेगा? K times A2B3। सही है। तो आप देख रहे हो कि ये इसका कितना गुना है? 32 टाइम्स है, राइट। सो यू कैन से दैट R dash is equal to 32 times R. R dash is equal to 32 times R. So it has been increased by a factor of 32, right? तो हम बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives us 3C plus D. Which of the following does not express their action rate? Okay, does not express। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं।
-1/2 dA/dt will be equal to -1/1 dB/dt will be equal to +1/3 dC/dt. क्यों? क्योंकि हम अब की बार प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू जस्ट प्लस d/dt. अब हमें बस क्या करना है, सारे ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा गलत है. ठीक है, -1/2 dA/dt ये तो करेक्ट है, -dB/dt ये भी करेक्ट है, -1/3 dC/dt बेटा प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसीलिए इट डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब है. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना था कि इसमें से कौन एक्सप्रेस नहीं करता. सही है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं. द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज. हमने अभी बात करी कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स रेज टू पावर 1 माइनस n. n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स. ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 0. ठीक है, यानी कि 1 माइनस 0 सिंपली 1. सो दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स ओवर टाइम के यूनिट्स. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर. करेक्ट, मोल पर लीटर, और वो आ गया पर सेकेंड, तो निकल गई हमारी यूनिट. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा सही, देखिए जल्दी से, मोल पर लीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा सही जवाब. जल्दी से देखो कोई डाउट है या नहीं, और अगर आपको इसमें डाउट है तो हम ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स A and B decreases by a factor of 4 if the concentration of reactant B is doubled. Okay, the order of this reaction with respect to reactant B is. अच्छा देखो, इनिशियली क्या था भाई हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, वो देख लेते हैं. इनिशियली से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या था, k इंटू ए रेज टू पावर x, हमें नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इंटू बी रेज टू पावर y. ठीक है, x प्लस वाई जब हम करेंगे तो वो ऑर्डर हमें पता चल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b बताना है, यानी कि हमें हमारे इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नाउ द न्यू रेट, let's keep it just r. Okay, let's just keep this rate as r. Okay, now in the second case what happens, the rate of reaction decreases by a factor of 4, means this time now this has become r by 4, right? When it has become r by 4, if the concentration of reactant B is doubled. Okay, so this is as it is, k a raised to power x, and I have doubled the concentration of y. ठीक है, so if I divide these two, okay, these gets cancelled, these gets cancelled out. Okay, from r to r gets cancelled out, correct, and we are just left with 4, right? And so we are just left with 4, right? And it is equal to b raised to power y over 2 raised to power 5 y into b raised to power y. ठीक है, so that is how these also gets cancelled out. ठीक है, तो हमारे पास बचे लास्ट में सिर्फ क्या बचा, we are only left with 1 by 2 raised to power y is equal to 4. So what should be the value of y?
y की वैल्यू -2 होनी चाहिए, है ना, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, 4 ये वैल्यू मिलेगी, करेक्ट। 1/2 raised to power -2 यानी कि जस्ट 2 raised to power 2 and 2 raised to power 2 is 4, correct. So y is equal to -2. So option number C is the right choice. क्लियर है? तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.